तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स का सेट 3। तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल को देखकर। तो आज हम सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल SK4 स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम इस चैनल पर अपडेट वगैरह सारे के सारे देते रहते हैं। तो हम आपको और भी सॉल्यूशन कराएंगे। किस किस का आपको सॉल्यूशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए इसका सॉल्यूशन जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, केंद्रीय प्राकृतिक के अंतर्गत कौन से माप आते हैं। तो केंद्रीय प्राकृतिक के अंतर्गत आने वाला माप आपका हो जाएगा, इसमें से माध्य, बहुलक, समांतर माध्य, इसमें से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर इनमें से सभी, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर हम देखेंगे, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो बताइए, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कौन कहलाता है। तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हो जाएगा आपका। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे, जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह सहसंबंध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, बताइए। तो आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 का आपका राइट आंसर आपका धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह सहसंबंध धनात्मक कहलाता है, क्योंकि दोनों एक ही साइड में परिवर्तन हो रहे हैं। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या होता है, इसमें देखेंगे, जटिल तथा तथ्यों को जटिल करती है, तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है। तीसरा नंबर में है, जटिल तथ्यों को स्पष्ट कराती है। और डी में है बी और सी। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर, आपका 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अरे 3 का हम बता रहे हैं, 4 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा आपका, बी और सी दोनों हो जाएगा आपका। तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है और सी में हो जाएगा जटिल तथ्यों को स्पष्ट कराता, दोनों आपका हो जाएगा। 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5वें नंबर में दिया गया है, 6 परिवारों की मासिक आय प्रति रुपया में निम्नलिखित है। यहाँ पर आपका हो गया 1600 और 1500। तो 1400, 1525, 1625, 1630। तो औसत आय क्या होगा, तो आपका कैलकुलेट करना होगा। तो आपका 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1547 और 1547 दोनों यही होगा। औसत आय हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर में देखेंगे, सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताइए, सह सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों, ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि सी। चलिए चौथे नंबर की तरफ, सातवां नंबर पर यहाँ पर हम देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29 है। तो इसमें से क्या होगा, मध्य बिंदु आकृति श्रृंखला, समावेशी श्रृंखला, अपवर्जी श्रृंखला, संचय आवृत्ति श्रृंखला। तो आपका
7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। समावेशी श्रृंखला जो आपका बी है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 8वें नंबर पे देखते हैं, किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। तो सबसे अधिक बार क्या आता है बताइए। तो आपका सबसे अधिक बार आता है सी, बहुलक। बहुलक जो कि आपका अधिक बार आता है। 9 नंबर में देखेंगे, किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र का जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को क्या कहा जाता है। तो उस विधि को जनगणना विधि कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, किसी अनुसंधान से संबंधित संग्रह या जनसंख्या की सभी इकाइयों को अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए सभी इकाइयों को गिना जाता है, अध्ययन किया जाता है कि कितना है, समग्र जमा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो आपका हो जाएगा जनगणना में ही नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, यहाँ पर किसी समग्र में एक मद जितनी बार आता है उसे, उस मद को डैश दिया गया है यहाँ पर, और क्या कहा जाता है। तो उसको, तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आवृत्ति। आवृत्ति कहा जाता है, मद को आवृत्ति कहा जाता है। जो मद जितनी बार आता है उस मद को आवृत्ति कहा जाता है। और यहाँ पर 11 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया मतलब इनकम वाला। तो आपका 11 का हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि वितरण से भी होता है और उपभोग से भी, उत्पादन से भी, तो तीनों से हो जाता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। तो आपको स्कूल में पढ़ाई हुआ ही होगा, कॉलेज में, कि मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि 12 का आपका हो जाएगा सी, L1 + L2/2। आपका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। तो आयतों को दंडों के रूप में प्रकट किया जाता है, आंकड़ों को। तो इसमें आपका 13 का राइट आंसर दंड आरेख हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंकड़ों को किया जाता है। अगर आप दंड आरेख बनाए होंगे तो आपको पता ही होगा कैसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्रश्नावली का प्रयोग किस में किया गया बताइए। चित्र बनाने में, लारेंज वक्र सर्वेक्षण में, दोनों ए और बी। तो बताइए, इसका 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सर्वेक्षण में। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, स्किप थोड़ा सा भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 15 नंबर पे देखिए, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। तो अर्थशास्त्र में दुर्लभता संबंधित परिभाषा के, तो दुर्लभता संबंधित आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन्स, जो कि रॉबिन्स है इसके प्रतिपादक। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 में देखेंगे, किसी सारणी के मुख्य अंक, सारणी का मुख्य अंक क्या होता है। तो आपका सारणी का मुख्य अंक हो जाएगा इनमें से सभी, शीर्ष टिप्पणी, शीर्ष सारणी संख्या, क्योंकि ये सारे दर्शाए जाते हैं सारणी में, सारे के सारे दर्शाए जाएंगे। क्योंकि शीर्ष टिप्पणी, शीर्षक, सारणी संख्या, क्योंकि टाइटल, टेबल नंबर, हेड नोट, तो सारे के सारे दर्शाए जाएंगे। 17 में आप यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित समानांतर माध्य के सूत्रों में से कौन सही है। तो यहाँ में से देखिए 17 नंबर का आपका हो जाएगा कौन सही है। तो यहाँ में से आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 18 में देखेंगे, किसी चित्र को क्या कहते हैं। इस चित्र को क्या कहते हैं। आयताकार चित्र, तोरण चित्र, मानचित्र, पाई चित्र। तो इसको पाई चित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए
बांटा गया है यहाँ पर देखिए पाई में, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा डी, पाई चित्र। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, सतत श्रृंखला अखंडित श्रृंखला में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है। तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है बताइए ज़रा। तो आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 प्लस N/2 माइनस C पॉइंट F पॉइंट बटा F गुना H, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, ये वाला आपका सतत श्रृंखला का माध्यिका सूत्र है, जो कि सूत्र के पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, तो सूत्र को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर 20 नंबर में देखेंगे, निर्देश सूचकांक का प्रयोग होता है। तो निर्देश सूचकांक का प्रयोग किस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी में होता है। जीवन स्तर की जानकारी, विदेशी व्यापार संबंधित जानकारी, उत्पादन संबंधित जानकारी में सभी में हो जाता है। 21 में देखेंगे, आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य। आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य क्या होता है। तो 21 का आपका राइट हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि आंकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे किसी को दिखाया जाता है तो प्रस्तुत हो गया, तो वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, आयत चित्र किस श्रृंखला का आवृत्ति वितरण का रेखीय प्रस्तुतिकरण है। इसमें दिखाया जाता है, यानी कि आपका 22 का आपका हो जाएगा, 22 का आपका सी हो जाएगा, सतत श्रृंखला। सतत श्रृंखला आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा, सतत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 में इनमें से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार यानी कि परास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, Q3 माइनस Q1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित तालिका में विस्तार ज्ञात कीजिए। तो इस विस्तार यहाँ पर ज्ञात करने का है, 1 का 10, 3 का 11, 5 का 12, 8 का 13। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि 8 में देखिए 13 है, तो आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर विस्तार। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, समंको आंकड़ों के अपकिरण मापने की सबसे सरल माप क्या है। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा आपका। 27 में देखेंगे, मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश इसके सांकेतकों में सबसे आगे। मानव विकास में नेपाल, चीन, भारत। मानव विकास में सबसे ज़्यादा कौन है बड़ा बताइए। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भारत मानव विकास में। तो आपका 27 का हो जाएगा राइट आंसर सी, क्योंकि भारत में तो आपको पता ही है क्या हालत है, तो इसमें चाइना हो जाएगा राइट आंसर। तो बच्चों 28 में देखेंगे, भारत में ग्रामीण शाख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था। तो संस्था का नाम बताना है, तो वो संस्था आपका हो जाएगा 28 का राइट आंसर भी हो जाएगा NABARD, जो कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेगा बच्चों, तो आपको इसको ध्यान से रट लेना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, शहरी क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो बताइए शहरी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 29 में आपका हो जाएगा खुली बेरोज़गारी आपका हो जाएगा, क्योंकि खुली बेरोज़गारी सर्वाधिक पाया जाता है शहरी क्षेत्र में, मुख्यतः सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा खुली बेरोज़गारी। 30 में आपको देख लेना, टिस्को का पूर्ण रूप है। टिस्को बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, बताइए टिस्को का कौन सा हो जाएगा। तो आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी।
टिस्को हो जाएगा। तो देखिए टाटा आयरन स्टील कंपनी कौन सा है, तो इसका आपका हो जाएगा 30 का सी हो जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जो कि बच्चों 12th में ये सवाल पूछा गया 12th में, तो आपको शायद पूछने का ज़्यादा संभावना है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। 31 में देखेंगे किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, किस वर्ष को, तो बताइए। 31 का हो जाएगा आपका सी, महाविभाजन, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार नहीं, यानी ना फर्स्ट वर्ल्ड वार वहाँ पर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसी के बीच महाविभाजन का वर्ष माना जाता था, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी, घट गई थी। 32 में देखेंगे सतत विकास के अंतर्गत किनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, किनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, तो सतत विकास के अंतर्गत। तो इसमें 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि है दोनों, ए और बी दोनों, केवल वर्तमान पीढ़ी और दूसरा हो जाएगा केवल भावी पीढ़ी, दोनों हो जाएगा, केवल वर्तमान और केवल भावी पीढ़ी, तो दोनों को याद कर लेना है। भारत में सेकंड देखेंगे आप, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में दिया गया, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है भारत में, तो बताइए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित, क्योंकि आप देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि एक काम दूसरा कर रहा है तो कोई दूसरा काम कर रहा है, मिश्रित आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। 34 में है 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा चीन। चीन ने, देखिए बच्चों, चीन के द्वारा 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत की गई, जो कि चीन ने शुरू किया था। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 35 में, यहाँ पर दिया गया है अपनी देश की मुद्रा का मूल्य विश्व में दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को, बताइए इसको क्या कहते हैं। देखिए जो भारत है दोस्तों, देखिए भारत जो है ना, वो भी इसी दौर में गुजर रहा है, क्योंकि भारत दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा को नीचा रखता है, क्योंकि ताकि लोग हमारे यहाँ से ज़्यादा खरीदें कम मूल्य पे, और बाहरी देश की करेंसी हमारे देश में ज़्यादा आए, ताकि हमारे देश का उन्नति बढ़े। तो आपका 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अवमूल्यन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 में देखिए WTO, जिसका पूरा रूप है, जिसका पूरा नाम क्या है WTO का, तो आपका 36 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 36 का आपका बी हो जाएगा, व्यापार संगठन, जो कि आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया, तो बताइए किसने इसका प्रयोग किया, तो आपका 37 का हो जाएगा डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने अलग भाग जा रहा नाम तो आपको याद हो जाएगा। 38 में देखिए LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक और सकारात्मक, तो बताइए LPG जो है नीतियों में सकारात्मक प्रभाव कौन सा है, तो आपका 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उभरती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, ये सारे के सारे इसी में आ जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और यहाँ पर देखेंगे 39 में देखेंगे ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई, तो बताइए ब्रिटिश काल में भारत में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई, तो कब संपन्न हुई, तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1881 में संपन्न हुआ था ब्रिटिश जनगणना। और यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता, तो इसमें 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कृषि, जो कि खाली स्थान में भरा जाएगा कृषि।
तो बच्चों यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, लेकिन मैं आपको और 10 क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही लेके चलते हैं। 50 क्वेश्चन मैं आपको पूरा करवा दे रहा हूँ क्योंकि 40 क्वेश्चन का ही लगभग आ रहा, तो सोचते हैं कि पूरा 50 का 50 करवा ही देते हैं। तो चलिए 50 का पूरा करवा देते हैं। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या? सकल घरेलू उत्पादन होगा। देखिए जीडीपी का एक 40 का भी राइट आंसर, देखिए राइट आंसर हो गया, हमको लगा नहीं था यही, बट यही है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। 32 में यहाँ पर आप देखेंगे योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना आपका हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1950 में आपका 1950 में सकल घरेलू उत्पादन में इसकी स्थापना हुई योजना आयोग की। और यहाँ पर देखेंगे 33 में वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित होता है, क्योंकि ये सारे शामिल होते हैं। किसमें होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण किसमें शामिल होते हैं? तो आपका 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। और यहाँ पर हम 44 में चलेंगे। सरकार द्वारा लाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखेंगे भारत में निर्धानता के उसके बाद आपको लिख लेना यहाँ पर 45 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कीमतों में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का अभाव, बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि निर्धनता का यही कारण है क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रहा है, कीमतों में वृद्धि हो रही है, रोजगार में अवसरों का अभाव हो रहा है, तो यही सारे हो जाएंगे। 46 में देखेंगे आधारिक संरचना, उसके बाद यहाँ पर डैश दिया गया है। आधारिक संरचना के बाद यहाँ पर डैश दिया गया है, तो आधारिक संरचना डैश उसके बाद की पूर्व शर्त है। तो 46 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, आर्थिक विकास हो जाएगा, क्योंकि आधारिक संरचना आर्थिक विकास की पूर्ण शर्त है। तो बच्चों 47 क्वेश्चन नंबर पे देखेंगे वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर अधिक है? तो बताइए साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में बच्चों सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाया जाता है। साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोग। 48 क्वेश्चन नंबर पे देखेंगे हम लोग कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो बताइए कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छुपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि आप देखेंगे कि एक खेत में 2 आदमी का ज़रूरत है, तो वहाँ पर 4-5 आदमी लगे हुए हैं काम पर और पैसा मार रहे हैं, ठग रहे हैं। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे गैर वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत। तो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा ईंधन की लकड़ी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ईंधन की लकड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैर वाणिज्यिक कृषि पेट्रोलियम, बिजली, कोयला ये सब वाणिज्य है, और गैर वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा आपका ऊर्जा हो जाएगा ईंधन की लकड़ी। लकड़ी जो हो जाएगा आपका गैर में आ जाएगा, जो इसमें शामिल नहीं किया जाता। वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता, लकड़ी को बच्चों शामिल नहीं किया जाता। तो आपका लास्ट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों को उपस्थित को कहते हैं। हानिकारक पदार्थों को उपस्थित रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बहुत ही इजी आंसर है। तो बताइए क्या हो जाता है? मैं आपको 5 सेकंड सोचने का टाइम देता हूँ। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको अभी तक पता चल गया तो सही है, नहीं तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण। क्योंकि देखिए प्रदूषण का परिभाषा ही होता है कि अगर किसी भी चीज़ की गुणवत्ता में अगर कमी आ जाए तो उसको प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि
हवा की गुणवत्ता में कमी आ जाता है, जैसे कि इसमें धूलकण वगैरह धुआं वगैरह मिक्स हो जाता है तो उसको वायु प्रदूषण बोलते हैं। जल की गुणवत्ता में कमी आ जाता है, जल में कचरा वगैरह मिक्स हो गया तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। तो वही सेम चीज़ है, किसी भी चीज़ की गुणवत्ता में कमी आ जाए तो उसको प्रदूषण मान लिया जाता है। तो वही है, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो उसको प्रदूषण कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों का यहाँ पर पूरा का पूरा सेट ख़त्म हो गया है, इकोनॉमिक्स का सेट 3, जो कि बच्चों के डिमांड के ऊपर लाया गया था। तो बच्चों ने कमेंट किया था, तो इसी के ऊपर हमारी टीम पूरी की पूरी रात दिन काम कर रही है। तो आप इसमें हमारे चैनल SK फॉर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि अगर हम अगले दिन वीडियो डालेंगे तो आपको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और नीचे इंस्टाग्राम का ID दिया होगा, जाके फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। हर जगह फैला दीजिए वीडियो को। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बता दीजिए कमेंट करके कि कौन से टॉपिक में वीडियो बनाना है, किस बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।